कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वर्तमान में देश में जिस प्रकार के हालात हैं, चाहे स्ट्राइक को लेकर के हो या चुनाव की सरगर्मियों को लेकर के, इन सब हालातों को देखते हुए लोगों के मन में तरह तरह की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनको लेकर के समाधान उनके मन में एक विकल्प के तौर पर दिखाई देता है। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद कुमार द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको भी। प्रमोद जी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किसान मजदूर बहुजन पार्टी से शुरू की, जो 1998 में उन्होंने पहली बार इस पार्टी के द्वारा अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 2003 में बहुजन समाजवादी पार्टी में अपनी सेवाओं को दिया और काफ़ी लंबे समय तक वो इस पार्टी से जुड़े रहे। वर्तमान में वो राजनीतिक हालात को काफ़ी करीब से देखते हैं और समझते हैं। इस पर और जनता भी चाहती है कि वो किस प्रकार के हालात बने हुए हैं और उस परिवेश में किस प्रकार की संभावनाएं आगे हो सकती हैं। इस पर खास बातचीत करेंगे हमारे साथ प्रमोद जी। प्रमोद जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में जिस प्रकार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, इसको लेकर के आपको क्या लगता है किस प्रकार की संभावनाएं आगे बन सकती हैं? ऐसा है कि देश में दो तरह के लोग बट गए हैं। एक तरह के ऐसे लोग हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। आज संभावना ये है कि राष्ट्र बड़ा है और पार्टियां छोटी हैं। राष्ट्र जब रहेगा तो पार्टियां। हिंदुस्तान और हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक देश है। जी। और यहाँ पर क्या है कि हमारी जो पार्टियां हैं वो अपनी सत्ता के लिए परेशान हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पहले राष्ट्र को बचाया जाए और राष्ट्र के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए। तो आज जनता के मन में बड़ी उहापोह की जो स्थिति है उसको बड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये राष्ट्र कैसे बचेगा और राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने की जरूरत है। इसलिए एक मौका आता है कि जनता की अदालत हर 5 साल में लगती है और जनता की अदालत में ये निर्णय लिया जाए कि वो लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, जो लोग आपस में स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो कभी देश का भला कर सकते हैं? ये देश हमेशा बटा, इसलिए बटा कि इस देश में गौरी और गजनी महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण देश के जयचंद थे जिन्होंने इस देश को बांटा। और आज जरूरत है इस देश को एकजुट और एकमिल करना, राष्ट्रीय एकता को खड़ा करना। और ऐसे कौन से लोग हैं जो देश की राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना चाहिए, कर रहे हैं, हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारे देश के नागरिकों से मेरी अपील है। जी, आपको क्या लगता है जिस प्रकार जो दल एकजुट हो रहे हैं, जिनका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को मोदी हटाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, तो आप ऐसा क्या है कि जो वर्तमान में हालात बन गए हैं कि सभी लोगों का एक मत ये है कि बीजेपी के विपक्ष में जनादेश लाना? बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की थी वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे स्वस्थ संविधान है। हमारी संवैधानिक परंपरा दुनिया में जितने भी संविधान है देशों के संविधानों में सबसे अच्छा संविधान है। बाबा साहब ने जो संविधान किया था वो इसलिए किया था कि देश हमारी उन्नति की ओर जाए, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को न्याय मिले और केवल सत्ता को हासिल करने के लिए, अपने लाभ के लिए आज जितने भी गठबंधन ये बन रहे हैं सब अपने लाभ के लिए बन रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए बन रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी पिछले 10 सालों में एक सरकार चली, यूपीए की सरकार चली और यूपीए की सरकार चली 10 सालों में उन्होंने देश का कितना विकास किया। उस सरकार के दौरान मैं नहीं मानता कि सभी लोग गलत का, लेकिन उस सरकार को जो मुखिया था वो 10 साल चुप रहा और उससे बड़ा देश पीछे गया और देश पीछे गया और उन लोगों को मनाने में सरकार लग गई कि ये नाराज हो गए, वो नाराज हो गए और 10 सालों में हम इतना पीछे चले गए कि उसको आगे लाने में बड़ा प्रयास करना पड़ा मोदी जी को। तो मैं मोदी जी का पर्सनल नहीं भक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और राष्ट्र सर्वोपरि है। और आज इन 5 सालों में हमारा देश जो है दुनिया की उस पटल पर खड़ा हुआ, क्या दुनिया हमारी तरफ देख रही है? जी। तो हमारा अगर हम आपस में तनाव पैदा करेंगे, आपस में केवल सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे, वो सदियों से होता चला आया है, उससे हमारा देश बिखरा है, हमारा देश कमजोर हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा इस देश की जनता से, इस प्रदेश की जनता से कि हमको एकजुट और एकमिल होकर के राष्ट्र हित में काम करना है
वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, मैं किसी पार्टी का काम नहीं लेता ना। जी, चूंकि आप लंबे समय तक बीएसपी से जुड़े रहे हैं और बीएसपी की जो मेन राजनीति है वो समाज में अंतिम छोर पर खड़े हुए दलित समुदाय के लोगों के लिए है, तो आप ऐसा क्या आपको लगता है कि चूंकि जो महागठबंधन हो रहा है या इस दौर में जब तकरीबन 3 दशक होने को है बहुजन समाजवादी पार्टी के निर्माण होने को, तो आपको क्या लगता है कितना फर्क आया, कितना वो जो जिस अंतिम छोर पर खड़े हुए उस समाज को कितना लाभ मिला है इस पार्टी के द्वारा? मैं बेबाकी के साथ कहना चाहूँगा त्रिवेदी जी कि दलित समाज का अगर कोई नेता हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात, तो वो मानवर काशीराम साहब थे। अब मानवर काशीराम साहब का एक सपना था कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करते उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिया जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन मानवर काशीराम साहब की जब मृत्यु हो गई, वो आज दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, तो जब जिसके हाथों में बागडोर दी गई उसकी जिम्मेदारी था कि समाज के उस कमजोर वर्ग को, वो किसी भी समाज से हो, उसको आगे ले जाने की। लेकिन हुआ क्या कि जब हम अपने स्वार्थ में अपने लिए जब काम करने लगते हैं तो समाज का हित दूर हो जाता है। और प्रदेश की जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश की जनता में जो भ्रष्टाचार रहा इन क्षेत्रीय पार्टियों ने किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये कभी भी गठबंधन जो है राष्ट्रीय हित में नहीं है, ये तो गठबंधन अभी बना चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए। अब आगे जाएगा तो ये जब कोई किसी की सरकार बनेगी, देश में बड़ी पार्टी खड़ी होगी, तो उसकी सरकार बनाने में लग जाएंगे। तो ये अपने निजी स्वार्थ में काम कर रहे हैं और फिर ये अपने निजी स्वार्थ में उस सत्ता से बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग समझते हैं आप? अपने अपने मानक तय कराते हैं, जब नहीं होता तो बाहर निकल करके ये उनको कोसते हैं और सरकारें गिरा देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सरकार होनी चाहिए स्थायी सरकार होनी चाहिए, मजबूत सरकार होनी चाहिए। और इस देश को अगर आगे जाना है, इस देश को विकास करना है, इस देश को दुनिया के पटल में खड़ा होना है, तो हम सब नागरिक, ये हिंदुस्तान जो है हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवानों का देश है और ये बदला हुआ देश बनेगा तभी बनेगा जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हों जो देश के राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहा है, जो समर्पित है देश के लिए। एक ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को शामिल आना होगा। ऐसा नहीं है कि गठबंधन में शामिल लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों को आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। और इस देश का हर व्यक्ति इस देश के लिए समर्पित है, कोई धर्म और जात के आधार पर विश्लेषण करने में नहीं आया, न मैं करता हूँ। तो आप जब बीएसपी से जुड़े थे तो आपका उद्देश्य क्या था कि पार्टी से जुड़ने का? मैं जब किसान मजदूर बहुजन पार्टी मैंने छोड़ा तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैंने कोई सौदेबाजी नहीं किया। मैं राजनीति में सौदेबाजी, राजनीति जनता की सेवा करना है, लोगों के साथ खड़ा होना है, उनके जीवन यापन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, एक राजनेता का धर्म होता है। और मैं राजनीति में जब आया तो मैंने सोचा कि समाज की अंतिम छोर, क्योंकि मेरे विचार मिलते थे, मैं बाबा साहब से बहुत प्रभावित था और मैं मानवर काशीराम से भी बहुत प्रभावित था कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और मैं ऐसी पार्टी के साथ आऊँगा। और इसी विचार पर मैं, इस विचारधारा से मैं जुड़ा। मैं सत्ता के लिए नहीं आया कि मुझे कोई लाभ मिलेगा मुझे, और ना कभी मैंने कोई पद मांगा। इस पार्टी में आकर मैंने जब भी पार्टी ने मुझे जरूरत समझी, जहाँ जरूरत समझा, जहाँ खड़ा किया, मैं वहाँ पर खड़ा रहा। लेकिन मुझे लगा कि वह व्यक्ति जो वंचित है, दलित है, महादलित है, जिसको न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय नहीं पा रहा है। इस पार्टी को तो आपने अपने स्वार्थ के लिए काम शुरू कर दिया। वो लोग आ गए गठबंधन में जो लोग कभी राजनीति का मतलब ही नहीं समझते थे, जो पूंजीपति थे। जब कोई पार्टी पूंजीपतियों को, मैं मानता हूँ किसी पार्टी को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। कोई गठबंधन खड़ा करे, चर्चा, पर्चा और खर्चा। चर्चा होगी तो पार्टी खड़ी होगी, पर्चा बटेगा, लोगों को पता चलेगा, और पार्टी को खड़ा करने के लिए खर्चे की जरूरत होती है। लेकिन उसके लिए जबरदस्ती किसी से नहीं लिया जाता है। वो व्यक्ति जो कुछ देकर आएगा वो कैसे समाज की सेवा कर सकता है? उन्हीं के समाज की सेवा नहीं करेगा। अभी आपने कहा कि चूंकि राजनीतिक सेवा का क्षेत्र है, तो ये कोई और भी पार्टी चुन सकते थे, बीएसपी ही चुनने का क्या उद्देश्य? मैंने कहा ना, मेरी विचारधारा उस समाज से जुड़ी कि जो दलित समाज थे, वंचित समाज था, उस समाज की सेवा करने का मेरा बचपन से मेरा एक सपना था कि जो व्यक्ति जिनको न्याय नहीं मिला, हमको उनके साथ खड़ा होना, ये मेरा सपना था, इसलिए बीएसपी में आया। तो पार्टी की जब अंदर रहे तो आपने उसका बाह्य परिदृश्य जो देखा था, और जब अंदर रहे, अंदर संगठन में काम किए, तो कितना बदलाव देखा आपने? कुछ नहीं, मुझे निरंतर लगता रहा कि अब परिवर्तन आएगा। हम लोग जो नारा चलता रहा, हमारी पार्टी के नेता ने हमेशा कहा कि मानवर काशीराम साहब ने और बाबा साहब ने कहा है कि हमें उस पार्टी का साथ नहीं देना है जो देश में भ्रष्टाचार करती रही। कांग्रेस पार्टी का बेसिकली नाम लिया, हमको उनके साथ नहीं रहना है, 58-54 का सदस्य नहीं बनना है। लेकिन मैंने देखा समय समय पर आप उन्हीं के साथ आ गए, समय पर और भी लोगों के साथ आ गए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी सबसे विरोधी थे, जो कभी मिल नहीं सकते थे, आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन किस लिए कर रहे हैं कि साहब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं, हम सत्ता पे आ जाएं। तो उसका सत्ता समाज की सेवा का माध्यम बन सकता है? नहीं बन सकता।
एक यहाँ सवाल एक ये भी है कि चूंकि पार्टी का गठन ही दलितों और शोषितों की राजनीति के लिए हुआ था, उस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था, लेकिन 2007 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला देखा गया। तो आपको क्या लगता है कि समय के अनुसार क्या विचारधारा में कहीं बदलाव हुआ? क्या नहीं, समय का विचारधारा का बदलाव इसलिए हुआ कि आपको लगा कि अकेले इन लोगों के साथ हम सरकार नहीं बना सकते, तो ऐसे भी लोगों को साथ लाना चाहिए जो हमारी विचारधारा से मिल जाए। ठीक है, हमने उनके लिए एक बात रखी कि भाई उस समाज में भी पिछड़े हुए लोग हैं, उस समाज में भी गरीब लोग हैं, उनको भी आगे, ये सोच करके आपने उस सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया। लेकिन क्या वो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला किसी व्यक्ति को ईमानदारी से सेवा का मौका देता है? मैं तो एक बात कहूँगा, एक विधायक है पलिया से, उसके समाज का कोई आदमी नहीं है, लेकिन वो विधायक है इस समय। तो ऐसे होना चाहिए समाज में, जो सच्ची सेवा समाज की करे। धर्म और जाति के आधार पर कोई दल नहीं चलता, और धर्म और जाति के आधार पर कभी कोई मन से सेवा नहीं होती है। वास्तव में अंतिम छोर पे कौन कौन से व्यक्ति खड़े, वो किसी भी धर्म जाति का हो सकता है, उन सबके लिए हमें काम करना है। जी, तो यहाँ पर जो बदलाव हुआ, जैसे कि आपने कहा कि जो कांग्रेस का विरोध किया, तो वर्तमान की भी अगर राजनीति देखें तो जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो उसमें मायावती ने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी कोसा। इसमें कोई बदलाव तो नहीं, वो तो क्या है कि वो तो राजनीति का हथकंडा है, किसी को विरोध करना। अभी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की, अगर बाई दफे कांग्रेस सत्ता तो पहुंचने वाली नहीं है। अगर राहुल गांधी सरकार बनाने की स्थिति में होगी, सबसे पहले यही खड़े हो जाएंगे। तो ये तो बात मौका परस्ती की हो गई। लेकिन बीजेपी को कोसा तो ईमानदारी से कोसा, लेकिन राहुल गांधी को ईमानदारी से नहीं कोसा। अभी भी ये चाह रहे हैं कि जब ये अभी भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ा है देश में है, और इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पुनः सरकार बनाएगी, तब इनको गठबंधन की ये लगा कि जो जिसके साथ नहीं करना चाहते थे उसको भी लाने की सोच रहे हैं। राहुल गांधी से बालगे नहीं करने लगे कि साहब आप साथ आ जाइए, अभी 2-4 दिन पहले से। इसके साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी की जो प्रमुख हैं उन पर कुछ आरोप लगते रहे हैं। जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी और छोड़ने के बाद उन्होंने कहीं कुछ टिकट को लेकर के आरोप लगाया। नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर तानाशाही थी तो वहां पर रहकर के विरोध करना चाहिए। बाहर जाने के बाद कोई बात कहना, वो मैं उचित नहीं समझता हूं। और हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है काम करने का, और जो भी था वो है वहां पर, तो आप सबको मिलकर वहां विरोध करना चाहिए था। अगर हम बात करें कि ये जो बसपा की, एक बसपा कही जाती है जो काशीराम की बसपा होती थी, जी, और एक वर्तमान की जो बसपा है, तो आप दोनों में क्या फर्क देखते हैं? नहीं, वास्तव में कांसीराम की जो बसपा थी वो दलितों, शोषितों और अंतिम छोर पर किसी भी समाज का खड़ा व्यक्ति, उसकी लड़ाई थी, उसका अभियान था। मैं नहीं मानता कि केवल उसी समाज के लोग थे, जो गरीब समण समाज के लोग थे, उनका भी उनके मन में मनसा थी मानवर कांसीराम, उनको भी न्याय मिलना चाहिए है, और उसको लेकर के। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि सोच तो हमारी है, लेकिन काम नहीं दिखता। हम विचारधारा तो बनाते हैं, लेकिन विचारधारा के पीछे हमारी मंशा क्या है? सत्ता पे आना। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्यों लगे? एक ईमानदारी से अगर हमने सरकार चलाई होती 2007 से 2012 तक, ईमानदारी से सरकार जनता की सेवा करते ईमानदारी से, तो क्या 2012 में उनको रिपीट नहीं करती जनता? भैया अखिलेश यादव जिसको सरकार ने बाहर हो गए थे, और 2012 में पूरे बहुमत के साथ आए। जी, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि सपा में भी यही बात होती है कि एक समाजवादी पार्टी जो जनेश्वर मिश्र और मुलायम सिंह के टाइम की थी, और आज की एक समाजवादी पार्टी जो अखिलेश की समाजवादी पार्टी है, तो इसमें आपको लगता है कि कहीं कुछ बदलाव आया है? मैं मानता हूँ कि ये समाजवादी रामरोल लोहिया जी का समाजवाद अब नहीं रहा समाजवादी पार्टी में। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, वो समाजवाद नहीं रहा जनेश्वर मिश्रा जी का समाज। मैं मुलायम सिंह जी की इज्जत करता हूँ, मैं मायावती जी की इज्जत करता हूँ, मैं सभी की इज्जत करता हूँ। बड़े नेता है, खड़े हुआ देश में, आज मुख्यमंत्री बने, और बड़े मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब हमारी सेवा, हमारी सोच के पीछे हमारी जब मनसा बदल जाती है, वो खतरनाक बात है, वो गलत बात है। अगर राष्ट्र हित की है, सबकी तो देखो, देश का विकास होगा, देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? जब कुछ लोगों का विकास शुरू हो जाता है उस नाम पर वोट लेना, उनके विकास के नाम पर वोट लेना, और फिर अपना एजेंडा चलाना 5 साल, वो गलत है। और मैं नहीं मानता कि अखिलेश यादव ने 5 साल में काम किया, लेकिन इन्होंने उन लोगों का साथ लिया जो लोग देश को बेचने का काम करते रहे, जिन लोगों ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, 2G घोटाला किया, खेल में घोटाला किया, हर जगह घोटाले करते रहे हैं, हमारी सेना को कमजोर किया। 2008 में हम पर बहुत बड़ा हमला हुआ और हमारी सेना को खामोश कर दिया।
क्योंकि जिसको निर्णय लेना चाहिए उसका निर्णय कोई और लेता था। वो जो देश का मुखिया था वो घर के अंदर रहता था, वो खामोश था। आज अंतर ये है कि देश का मुखिया पूरे दुनिया में घूमता है और देश के वर्चस्व को बढ़ाने का काम किया है। एक बात यहाँ पर ये होती है कि एक गठबंधन जो सपा बसपा का लगभग 2 दशक पहले हुआ था और आज एक गठबंधन हुआ, वो गठबंधन जो मुलायम और काशीराम की जोड़ी थी और आज का जो गठबंधन है वो और भतीजे की जोड़ी है। तो आपको कितना फर्क देखते हैं इन 2 दशकों में? वो भी गठबंधन सत्ता में आने का था और ये भी गठबंधन सत्ता आने का था। और ये वो गठबंधन सत्ता में आने का था, ये अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो हमारा दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाए, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इस अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है कि हम सत्ता में बने रहें और अपने अस्तित्व को बचाते रहें। इसकी लड़ाई है ये। तो ये अगर हम बात करें कि गठबंधन जब 1995 के दरमियान जब गठबंधन टूटा था, गेस्ट हाउस काउंट हुआ था, उसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। मायावती ने एक बात बार बार कही कि मैं ये नहीं जानती क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा उस कांड में हुआ था, मुझ पर हमला हुआ था। तो ये जो इतने सालों का जो गैप रहा, जो मुख्य प्रतिद्वंदी रही सपा बसपा की, और इस समय की जो वर्तमान में स्थिति है, दोनों का गठबंधन हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी विचारधारा होगी जो दोनों को पास लाई है? नहीं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये दोनों अपने अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व तो खतरे पे है। जैसे दोनों अपने अस्तित्व बचाने के लिए दोनों लोग साथ मिल गए। आप ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं देखी गई, ना बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना, दोनों की भावनाएं ये नहीं थी। अरे ठीक है, चलो देखिए, कभी कभी मैं एक आपको बात कहूँगा, किसी कवि ने लिखा है कि रवि भी चढ़ता ढलता है, गतिमान समय क्यों ठहरे, और तमघोर पसंद जाता है एक नए उदय से पहले। समय तो आता जाता रहता है। आपको अपने अस्तित्व को जनता के बीच जाइए, लोगों के बीच जाइए। ऐसा नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी जो बहुत पीछे चली गई, 2007 सरकार में आई, वो समाजवादी पार्टी जो सिमट गई थी 80 सीटों पर, फिर वो सरकार पे आई, वो भारतीय जनता पार्टी जो 16 साल सत्ता, लेकिन गठबंधन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने किसी से, 16 साल बाद आज बड़े बहुमत के साथ आई। तो अपने पार्टी अपनी सोच के अस्तित्व को बचाने की जरूरत होती है, अपने एजेंडे पर और जनता के बीच जाने की जरूरत होती है। गठबंधन किया मायावती के साथ तो 2 बार किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी के साथ गठबंधन किया कि ये भी गठबंधन था कि प्रदेश की सरकार को स्थिरता दी जाए। लेकिन जब सहयोगी स्थिरता नहीं चाहता है, वो अपने लिए काम करता है। जब सरकारें टूटी इसलिए टूटी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी की, मैं बेबाकी से कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं की। हम अपने स्वार्थ पर गठबंधन बनाए और जब हमको लगा कि हमारा लाभ नहीं हो रहा तो हम किनारे हो गए। जैसा आपने बताया कि ये अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन किया गया, तो इस गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं आप? गठबंधन ये है कि जो सीटें आएंगी फिर भविष्य इनका दूसरा तय होगा। जब चुनाव होगा तो जो भी एक बड़ी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी, अगर उसको जरूरत होगी, अगर पूर्ण बहुमत उसको मिल गया तो कोई बात नहीं, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा कि इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपने ढंग से उनको बार्गेनिंग करेंगे, अपने ढंग से अपने मानक तय करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर ये गठबंधन ना होता तब क्या स्थिति होती है प्रदेश में? ये मैं नहीं कह सकता क्या स्थिति होती। अगर पूरे मन से लड़ते, भले ही 2 सीट आए, 1 सीट आए, मैं कभी गठबंधन के पक्ष में नहीं रहा। अपनी विचारधारा से आप लगी, आप आज विचारधारा की लड़ाई नहीं है। तब क्या भाजपा बहुत मजबूत होती? ये भी नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत होती। अगर पूरी स्थिति को आप अपनी विचारधारा को देखिए, जनता विचारधारा देखती है। बहुत सारे 1,94,00,000 लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट किए हैं, क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगेगा? समाजवादी पार्टी से जुड़कर लोहिया के समाजवाद को लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने इस पोजीशन पहुंचाया कि उनको 22 से 24% वोट मिले। गठबंधन के बाद वर्तमान में क्या कहा जाए कि अगर भाजपा पर इसका कुछ फर्क पड़ा है, कमजोर हुई है? नहीं, भाजपा क्यों कमजोर होगी? वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए भाजपा, अब देखिए दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने होमवर्क पर वोट देगी जनता, क्योंकि सरकार में है, और इनको देगी ये कितना बड़ा विरोध कर जाए, जनता को कैसे कैसे बरगला लेंगे। अब इस गठबंधन के बाद ये 3 विकल्प लगभग आते हैं कि एक तरफ गठबंधन है, दूसरे भाजपा और तीसरा कांग्रेस है। हाँ। तो इस सपा बसपा और आरएलडी के पास साथ आने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, भाजपा या कांग्रेस को? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जनता आज जनता के मूड पर है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज देश में जैसे परिस्थितियां हैं और जनता की परिस्थितियां, ये जनता को भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा। आज जो परिस्थितियां हैं देश की, वो परिस्थितियां ये हैं कि राष्ट्र बड़ा है
और जो राष्ट्रीय हित में काम करे उसके साथ आना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ। अगर हमने इनको बना भी दिया तो कभी राष्ट्रीय का काम थोड़े करेंगे। एक हमको परमानेंट सरकार चाहिए, 5 साल जो गवर्नमेंट चली है, मूव किया है, और मैं बिल्कुल बेखबरी के साथ कहूँगा इस सरकार में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, और इस सरकार के मुखिया ने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और हिंदुस्तान को खड़ा किया है। आज ये मुझे बड़े लगे कि 65% नौजवानों का देश है, ये सबसे दुनिया में सबसे नौजवान देश है। तो अगर इस सरकार के मुखिया ने हमको ये बताया कि हम नौजवान हैं और दुनिया में हम खड़े हो सकते हैं, इसने क्या गुनाह किया? कैप्टन हडसन ने उनके दोनों हुमायूं के मकबरे में उन दोनों बच्चों को शहीद कर देता है, लेकिन वो बहादुर शाह जफर एक बूढ़ा 80 साल का वो देश के लिए लड़ता है। तो ऐसा नहीं कि देश के लिए कुर्बानी, मेजर हामिद ने देश के लिए कुर्बानी दिया, आज भी लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं असुद्दीन वो क्या है हाँ को कहूँगा कि उस व्यक्ति ने अपने हक की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जब ऐसी बात आई तो उसने जैसे मोहम्मद का विरोध किया और देश के साथ खड़े हुए। गठबंधन एक बात ये भी कहता है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईडी की जांच और सीबीआई सक्रिय हुई, चाहे यहाँ पर हो या पश्चिम बंगाल को लेकर पर हो, तो चूंकि विपक्ष का ये कहना है कि वो सीबीआई को एक एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये देखो, और वो यहाँ पर मायावती ने ये भी कहा कि सरकार गठबंधन से डरी हुई है, इस कारण वो ऐसा कर रही है कि गठबंधन पर आँच आए, ऐसा भी आरोप है। ये आप बताइए, जो काम करता है वो ईमानदारी से काम करता है। आप बताइए न जाने कितने मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर गए। एनडी तिवारी काम करके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कभी उनकी कोई सीबीआई जांच हुई? लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी कभी जांच हुई? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, कभी उनकी जांच हुई? तो अगर ईमानदारी से कोई देश चलाएगा, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई स्वर्गीय, कभी उनकी जांच हुई? नहीं हुई। तो अगर आप ईमानदारी से सरकार चला रहे हो, ईमानदारी से सेवा कर रहे हो, तो क्यों सीबीआई जांच करेगी आपकी? आप पारदर्शिता रखिए काम पे। और ये तो ये सरकार का हिस्सा नहीं है, ये देश ये की सवाल भी ये देश की न्यायिक प्रक्रिया है, और इसको हम क्या करते हैं कि चुनाव से जोड़ देते हैं। इसे हम क्या जोड़ते हैं कि सवाल भी कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करीब आते हैं। ये साहब हम चूंकि चुनाव में जा रहे थे, हम विरोधी हैं, तो हमको दबाने के लिए उन्होंने ये यूज कर दिया। अरे अगर आप अच्छा त्रिवेदी जी बताइए, मेरी आपकी जांच क्यों नहीं सीबीआई कर रही है? हम आपसे सोते हैं, खाते हैं, देश के नागरिक हैं, हम सभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ चर्चा की कि वर्तमान राजनीतिक हालात किस प्रकार के हैं और उन पर किस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। तो ये धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद द्विवेदी जी, जिन्होंने अपने नज़रिए से ये बताया कि किस प्रकार राजनीति पहले की अपेक्षा अब तक कितनी बदल चुकी है, और चूँकि प्रमुख उद्देश्य राजनीति का देश सेवा ही राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित ही अपना प्रमुख तौर पर पेश करना चाहिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया। नमस्कार।